आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल मोमेंट है, डॉक्टर अंबेडकर और तमाम इस तरह के दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, उनकी आवाज हमेशा उठते रहती है और उसी आवाज को लेकर रिपब्लिकन सेना भी आगे बढ़ती रहती है। रिपब्लिकन सेना के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सागर डबरा से जी हमारे साथ है। सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय भीम। जैसे कि हम आपको जानते हैं, हमने आपके इस पूरे सफ़र को देखा है, आंदोलन के सफ़र को देखा है। तो हम ये देखते हैं कि पहले तो आप बहुजन विचारधारा यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, फिर आप वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ चले गए, अब आप रिपब्लिकन सेना के साथ हैं। क्या कारण है कि बार-बार आपको इस तरह से पक्षांतर करना पड़ता है? क्योंकि तीनों पार्टियाँ एक ही विचारधारा से बिलॉन्ग करती हैं। नहीं, उसमें ऐसा है कि विचारधारा को मैंने चेंज नहीं किया। फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा से लेकर बहुजन समाज पार्टी भी थी, उसी तरह भारिप बहुजन महासंघ वंचित बहुजन आघाड़ी भी थी, और आनंदराज अम्बेडकर साहब की जो रिपब्लिकन सेना है वो भी अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित है। और छोड़ने की बात यहाँ तक आई कि विचारधारा एक रहने के बावजूद जहाँ कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिलता, जो कार्यकर्ता बचपने से लेके एक बुढ़ापे तक एक दरी कुर्सी उठाता है, वो दरी कुर्सी उठाता है, और उसे सत्ता में कोई भागीदारी जो पार्टी देती नहीं, वो पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हमेशा गुलाम रहे, अभी बड़े बाबा साहब के पुण्य से उन्होंने जो हमें दिया है वो अधिकारों से हम लोग सत्ता तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारे में से जो कुछ दलित लीडर है वो कभी कहीं ना कहीं ऐसे प्रतिभावान लोगों को सामने बढ़ने नहीं देते राजकारण में। इसलिए मेरे जैसे कई कार्यकर्ता ये पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी भी जाते हैं, बट हम लोगों ने फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा नहीं छोड़ी। बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस में जा सकते थे, कांग्रेस पार्टी में जा सकते थे, भारतीय जनता पार्टी से कई ऑफर थे, लेकिन हमने वहाँ न जाते हुए आखिर में अम्बेडकरी मूवमेंट ही चुनी। और रिपब्लिकन सेना इसलिए चुनी गई क्योंकि ये रिपब्लिकन सेना नाम की जो राजकीय पार्टी है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते और हिंदू मिल के प्रणेता श्रद्धेय आनंदराज अम्बेडकर की ये पार्टी है। और वो उनका जो स्वभाव है और उनकी जो बात करने की क्षमता है, जो लोगों को समझाने की जो उनकी टैक्ट है, कला है, वो बहुत अच्छी है। और वो चाहते ही है कि जो लोग अभी सत्ता में नहीं आए अभी तक, उनको सत्ता तक पहुंचाने का उनका संकल्प है। इसीलिए हम लोग सागर जी, जैसे कि आपने कहा कि बाकी पार्टियों में न्याय नहीं मिलता कार्यकर्ताओं को, वो दरी उठाते रहते हैं, माइक लगाते रहते हैं। न्याय की परिभाषा क्या है? अगर आप बीएसपी में हैं, तो बीएसपी में कार्यकर्ताओं की न्याय की परिभाषा क्या है? अगर आप रिपब्लिकन पार्टी में हैं, तो न्याय की परिभाषा क्या है? अगर आप वंचित में हैं, तो न्याय की परिभाषा कैसे आप रखते हैं? न्याय की परिभाषा ऐसी रखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बताया था कि आपको कोई ना कोई सभागृह में चुनकर जाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे समाज पे जो अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनको सही मायने में अगर हमके लगाना, उन पर जो लगाम लगाना है, तो उसके लिए हमें वो महानगर पालिका का सभागृह हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, ऐसे सभागृह में जाए बगैर हम लोग कायदे नहीं बना सकते। कि वहाँ से ठहराव पास होते, वहाँ से कायदे बनते हैं। तो उसी के माध्यम से हम लोग जो हमारी जो समाज है, जो हजारों साल से शोषित पीड़ित है, कई मूलभूत अधिकारों से वंचित है आज भी, उन लोगों को अगर सही मायने में न्याय दिलाना है तो हमें जायज़ है कि सत्ता तक पहुंचना पड़ेगा। और वो सत्ता में वाटा देने का काम जो लीडर नहीं करते, मैं बोलूँगा कि वो राजकीय अन्याय है उनके ऊपर हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग प्रतिभावान हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता कोई सभागृह में जाने का। तो इसलिए जो लोग कैपेबल है, जो लोग कुछ कायदे का जानकार है, जिनको पॉलिटिकली भाषा अच्छे पैमाने में समझते हैं, उनको जो भी राजकीय पार्टी के जो मुखिया होते हैं, उनका एक फ़र्ज़ बनता है, उनका एक काम बनता है कि वो लोगों को कोई भी सभागृह में पहुँचाए उनकी क्षमता अनुसार, ताकि वो अपनी प्रतिभा दिखा सके और जनता को न्याय दिला सके। लंबा अरसा आपका बहुजन समाज पार्टी के साथ गया है। प्रस्तावना में मैंने कहा कि 4 बार वहाँ मुख्यमंत्री भी बना है। क्या कारण है कि आप जैसे कार्यकर्ता महाराष्ट्र में होने के बावजूद वहाँ 4 बार तो सत्ता बनती है, पर एक बार भी यहाँ सत्ता भी नहीं बनती और बीएसपी का कोई बड़ा खाता नहीं खुलता? इसका क्या कारण लगता है आपको? देखिए, मैंने बहुजन समाज पार्टी में नियर अबाउट 20 साल तक काम किया। एक सेक्टर बूथ के से कार्यकर्ता से होकर मैं जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र का एक प्रदेश प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी तक रहा। और बहुजन समाज पार्टी का अगर हम लोग सही मायने में इतिहास अगर देखते हैं तो चाहते, अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी चाहती
तो महाराष्ट्र में कभी के आमदार बन गए होते, कभी के खासदार बन गए होते। लेकिन उन लोग जो उत्तर प्रदेश से जो नुमाइंदे यहाँ भेजते हैं, जैसे वीर सिंह जी हो, के सचन जी हो, अशोक सिद्धार्थ जी हो, और उनके साथ साथ जो महाराष्ट्र की जो लोकल प्रदेश अध्यक्ष है रहे हैं, अभी जो हाल ही में ताजने जी है, विलास गरुड़ जी रह चुके हैं, इन लोगों के हाथ आपने हाल देखे, इनको पब्लिक ने मारा तक, इनकी बड़ी बदनामी हुई है। और तभी ये इतना होने के बावजूद भी ये लोग कभी सुधरने का नाम नहीं लेते। जो उत्तर प्रदेश से जो उनको पैसे का डिमांड आता है, वो डिमांड करने के पूरा करने के लिए वो किसी भी फालतू लोगों को टिकट दे देते, जिनका उनके समाज में वजूद नहीं, खुद के घर में वजूद नहीं, ऐसे लोगों को विधानसभा लोकसभा की टिकटें देते हैं। तो यहाँ से कैसी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में का समाज भी डेडिकेटेड है। वहाँ में जो जाटव समाज जो बड़े पैमाने पर है, मेरे ख्याल से 21 से 23%, वो जाटव समाज मान्यवर काशीराम साहब जी की वजह से एक हुआ। एक जो ब्राह्मणवादी स्टेट था, वो ब्राह्मणवादी विचारधारा छोड़कर वो बहुजन मूवमेंट से जुड़ा, फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ा, और उनके माइंड में आज वो बहुजन विचारधारा, फुले शाह अम्बेडकर जी की विचारधारा इतनी बड़े पैमाने में उनके माइंड में घुस गई है कि वो कहीं निकलने का नाम नहीं लेती। ताकि वहाँ पे इसलिए वहाँ मायावती जो भी उम्मीदवार दे, कैंडिडेट दे, वहाँ पे उतने वोट गिरती है। लेकिन अगर हम लोग अभी उत्तर प्रदेश का भी अगर हम लोग अभी हिस्ट्री देखते हैं, इतिहास देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जहाँ कभी 211 एमएलए हुआ करते थे, वन साइड सरकार बनी थी 2007 में, कई खासदार हुआ करते थे, कई आमदार हुआ करते थे, कई विधान परिषद पे सदस्य जाया करते थे। इतना ही नहीं तो वहाँ जिला परिषद तक थी, नगर पालिका थी, महानगर निगम था। लेकिन आज क्या हो गया कि बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर भी जीरो हो गई। 211 एमएलए में से खाली एक एमएलए वहाँ पर है। इसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का भी बड़ा रोल है कि जो अम्बेडकरी विचारधारा का वहाँ पर वो खाली वोट के माध्यम से पैसा जमा करने का जो काम कर रही है। और काशीराम जी ने अपने परिवारवाद को कभी पार्टी में लाया नहीं। आज भी उनका कोई भतीजा गन्ने का जूस बेच रहा है, तो कोई चाय का स्टॉल है, तो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, अब अपने धंधा करके अपने पेट पाल रहे हैं। जिन्होंने पार्टी बनाई, और मायावती जी के अगर हम लोग भाई को देख ले, भतीजे को देख ले, तो सभी उन्होंने पार्टी में उनको मेन पद दे दिया है। और 11-11 हज़ार के उनके मतलब के प्लॉट्स उनके पास है, अरबों की संपत्ति उनके पास है, प्रॉपर्टीज है। मान्यवर काशीराम साहब के पास कुछ नहीं था, उन्होंने सब जनता को समर्पित कर दिया, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। तो ये इसमें मायावती पूरी तरह विफल रही है। बहुजन विचारधारा को छोड़कर वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे चलेगी। इसकी वजह से जो वहाँ का जो अभी जाटव समाज था, वो भी कहीं ना कहीं टूट गया। वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस अन्य पार्टी में जा रहा है। इसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, और देश के लिए एक बहुत दुखद घटना है। ताकि कम से कम हम लोग एक शान से एक सीना ठोक के बोल सकते थे, बोलते थे अभी तक कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, बाबा साहब के विचारधारा की सरकार है, फुले की विचारधारा की सरकार है। लेकिन आज वो कहीं रही नहीं है। ये देश की एक दुर्दैवी घटना है हमारे लिए, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। उसमें मैं आऊँगा, उस मुद्दे पे तो आएंगे। मैं ये आपसे, आपने 3 बार जिक्र किया मान्यवर कांशीराम साहब का, और आपने ये कहा कि कांशीराम साहब थे, जाटों को, वंचितों को, दलितों को इकट्ठा उन्होंने किया, और उसी के बदौलत आपको क्या लगता है कि आज मान्यवर कांशीराम जी के समकक्ष ऐसा कोई महाराष्ट्र में या देश में कोई आपको लीडर दिखता है जिससे देखकर ऐसा लगे कि हाँ भाई ये समकक्ष नेता है और ये सबको इकट्ठा करके मूवमेंट को आगे बढ़ाए? ऐसा कोई चेहरा आपको दिखता है? मुझे अभी मैंने तो काफ़ी लोगों के साथ काम किया है। जिस तरीके से मैं काशीराम साहब के साथ में भी मैंने 5-6 साल काम किया। छोटा था मैं उस समय, मेरा उतना तो कोई बड़ा पद नहीं था, अहदा नहीं था, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं में साहब के साथ आगे पीछे पीछे रहता था। तो उनकी जो बात करने की जो कला थी, लोगों को जो लेके चलने की जो कला थी, जो कोई नाराज कार्यकर्ता उनके पास जाते थे तो उनके पीठ पर हाथ रख के उसको किस तरीके से समझा के उसको हंस के भेजते थे। और जो दो लोग आपस में एक दूसरे की बुराई करके उनके पास के लेकर दोनों को गले लगाकर भेजते थे, ऐसी कला मैंने आज तक महाराष्ट्र देश में किसी नेता में देखी नहीं है। लेकिन अभी मैं जो नेता के साथ काम कर रहा हूँ, आनंदराज अम्बेडकर साहब के साथ, उनमें मैंने वो थोड़ी बहुत कला मैं उनमें देख रहा हूँ। थोड़ी बहुत क्या, अच्छे पैमाने पे उनमें वो कला है, ताकि वो जो भी कोई कार्यकर्ता उनके पास जाता है तो दोनों को मिला देते हैं। और उनकी जो सोची है, अभी वो तो बोलते हैं बार बार इंटरव्यू में कि जिनमें सत्ता की लालच ना हो, जिनको लगता है कि मुझे आमदार नहीं बनना, खासदार नहीं बनना, नगर सेवक नहीं बनना, जिला परिषद सदस्य नहीं, वो मेरे पार्टी में ही ना आए। जो कोई महत्वाकांक्षी न रखता हो, उसकी मेरे पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बात बोलना एक बहुत बड़ी बात है। मान्यवर काशीराम साहब भी यही बात बोलते थे कि सत्ता में आप लोगों को जाना है, आप लोग सत्ता में नहीं जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार मैं आनंदराज अम्बेडकर साहब को देखता हूँ कि वो बोलते हैं, बार बार यही बात बोलते हैं वो कि सत्ता में जाओ,
और जनता को भी बार बार अपील करते हैं कि तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें सत्ता दूंगा। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अ, समकक्ष वो लगते हैं, लेकिन जब हम महाराष्ट्र की पार्श्वभूमि देखते हैं, पॉलिटिकल पार्श्वभूमि देखते हैं, तो यहाँ बीजेपी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रवादी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, समकक्ष बीएसपी भी है, लेकिन इन तमाम कैटेगरीज में जो वंचितों की पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी हो गई, उसमें वंचित हो गई, भारिप बहुजन हो गई, रिपब्लिकन पार्टियों के अलग अलग, तो इस स्पेस में रिपब्लिकन सेना का स्पेस क्या है और कितना मैदान अगर किसी भी चुनाव में मारना हो तो क्या स्टेटस है अभी रिपब्लिकन सेना का? भी हम लोगों ने तो देखिए, अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने कभी अलायंस की बात नहीं की। अभी जो संविधान प्रेमी जो भी पार्टी है, थोड़ी बहुत संविधान के प्रति उनके दिल में श्रद्धा वैसी हम लोग चलो मानते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि भैया वो पत्थर से थोड़ा सा अगर मुलायम अगर हो तो ईंट ईंट होती है। उसी प्रकार हम लोग थोड़ा सा कांग्रेस एनसीपी को मान रहे हैं, ताकि थोड़ा बहुत वो संविधान के प्रति उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हम लोगों ने उसी प्रकार जो भी पार्टियां संविधान को मानती है, तो हम लोगों ने अलायंस की बात सबसे पहले की। और ये भी बोला है कि हमारे क्षमता के अनुसार जहाँ जहाँ हमारा संगठन है वहाँ वहाँ हमें प्रतिनिधित्व उन्हें देना चाहिए। तो हम लोग खुलकर उनके साथ जाएंगे, अलायंस में जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुजन समाज पार्टी नहीं कर पाई, वंचित बहुजन आघाड़ी नहीं कर पाई, भारिप बहुजन महासंघ उसके पहले थे वो नहीं कर पाई। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, उन्होंने कभी ये प्लानिंग ही नहीं बनाया कि उनके पास कोई ऐसी ब्लूप्रिंट ही नहीं थी कि भाई हम लोगों ने अगर एक होना है पहले तो किसी के साथ जाना चाहिए, कोई सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलना चाहिए। वो प्रयोग काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में किया था। वो कांग्रेस के साथ में भी गए, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में साथ में भी उन्होंने अभी सरकार बनाई, मुलायम सिंह सर के साथ में भी उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन जब वो अपने लोगों को, समाज को जब समझ में आ गया कि नहीं अभी हम लोग भी सरकार बना सकते हैं, हमारे भी एमएलए एमपी चुनकर आ सकते हैं, तो वहाँ का जो जाटा उसी पैमाने पे मान्यवर काशीराम साहब के साथ जुड़ा। वही प्लानिंग हमारे रिपब्लिकन सेना के माध्यम से जो हमारे नेता आनंदराज आंबेडकर साहब वो कर रहे हैं। और हम लोगों ने कांग्रेस के नाना पटोले से भी हमारी 2012 बात हो गई है, खरगे साहब से भी हुई है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है जयंत पाटिल साहब, उनसे भी बात हुई, सुप्रिया सुळे से भी जो बात हुई है। तो इसी पैमाने पे हमारी अच्छी लेवल पे बात चल रही है। बस अभी उनका कहना है कि भैया महाविकास आघाड़ी की हम लोग अभी तक एक नहीं हुए तो सीटों का तालमेल कैसा होगा। लेकिन जहाँ तक है हमारे अलायंस किसी ना किसी महायुति महाआघाड़ी में हो जाएगा, जो कांग्रेस राष्ट्रवादी प्रणीत जो है। लेकिन जैसे महाविकास आघाड़ी को हम देखते हैं कि उनमें ही अपने आप में एक खिंचातान है। अजीत पवार जो है वो उद्धव ठाकरे के विरोध में बोलते हैं, संजय राउत अजीत पवार के विरोध में बोलते हैं, फिर उद्धव ठाकरे मंच पर से राहुल गांधी को बोलते हैं कि सावरकर के मुद्दे पर कि ये नहीं चलेगा। तो इस तरह से अब जब महाविकास आघाड़ी में ही हलचल है तो वहाँ रिपब्लिकन सेना कितना टिक पाएगी? अब इन लोगों की अगर बात किया जाए तो ऐसा है, मैं तो बोलता कि समाज ने इन लोगों की बातों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। ये दिन में कुछ अलग बोलते हैं, रात में कुछ एक जगह साथ में होते हैं। इसलिए लोगों को क्या है कि ये जो अभी मीडिया है, मीडिया के माध्यम से जो खबरें आती है कि भाई वो संजय राउत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, शिवसेना के खिलाफ बोलता है, और रवि राणा अभी वो कड़ू के खिलाफ बोलता है, बच्चू कड़ू के खिलाफ, अभी राज ठाकरे शरद पवार जी के खिलाफ बोलता है। लेकिन शाम में रात में तो एक ही जगह बैठते हैं लोग। और कई बार हमने शरद पवार जी को, राज ठाकरे जी को एक होते हुए देखा है, अजित पवार जी को एक होते हुए देखा है। अभी सभागृह में हम लोग इतने चिल्लाते हुए देखते हैं उनको भी, अभी जो असेंबली के अधिवेशन होते हैं, लेकिन शाम को देखते तो दोनों की फोटो एक साथ दिखती है, दोनों के टेबल एक ही टेबल पे खाना खाते हैं। इसलिए हम लोगों ने और समाज ने ये लोगों पे भरोसा ना करते हुए इनकी बातों पे हम लोग सत्ता में कैसे जाएंगे, उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। और वो हिसाब से हम लोग सही ट्रैक पे वही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से हम चुनाव को देखते हैं, चुनाव पर आएंगे, हम चुनाव को देखते हैं तो कैलकुलेशन होता है वोटों का, इतने परसेंट वोट आए, इतने परसेंट आएंगे, फिर इतनी सीट होगी। परसेंटेज से हिसाब से देखा जाए तो अभी राष्ट्रवादी पार्टी का भी या राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उतना वोट ऑफ परसेंटेज नहीं है। तो रिपब्लिकन सेना किस तरह से अपनी वोट बढ़ाएगी और इन सबको मात देकर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएगी? और जिस तरह से आपने कहा कि भागीदारी मिलनी चाहिए किसी भी हाउस में, चाहे फिर वो लोकल रहे या फिर विधानसभा रहे या लोकसभा रहे, उसमें जाना चाहिए। उसके लिए वोट का पावर लगता है, उसमें वोट परसेंटेज, उसको कैसे इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है? अभी ऐसा है, हमने लोकल बॉडी के चुनाव से अभी हमारे राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की है। अभी हमारे महाराष्ट्र में जैसे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, दावे करते कि 2500 हमारे सरपंच है, 2500 गाँव हमारे, 3000
ये सब उनकी बोगसगिरी वाली बात, क्योंकि उसमें ग्राम पंचायत में जो पैनल होते हैं कोई राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए इनके जो दावे रहते हैं ये सब झूठे दावे रहते हैं कि उनके साथ उतना लोग है, उतने पॉपुलेशन है, उतने कार्यकर्ता है। लेकिन अभी हम लोगों ने जो हमारे रिपब्लिकन सेना के माध्यम से जो हमने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत किया अभी, तो हमने ग्राम पंचायत से शुरू किया। हमारे 756 हमारे ग्राम पंचायत के मेंबर है अभी जो चुनाव हुए थे, और हमारे 22 से 24 हमारे सरपंच है। ये हम लीगल आपको दे सकते, मैं तो आपको वो अबा कड़ा के माध्यम से भी दे सकता हूँ कि हमारे कहाँ पर है, कौन से गांव में, और हमारे 22 सरपंच है, 22 गांव हमारे पास है, और 576 हाँ हो 700 कुछ तो भी हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य है अभी, तो हाँ 756 है। तो जो है हमने वहाँ से शुरुआत किया। तो अभी हमने जैसी राजनीति में हमने कदम रखा तो हमें सफलता मिली। तो अभी शुरुआत तो ग्राम पंचायत से की है, तो अभी देखते आगे, अभी जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नगर निगम की हो, नगर पालिका हो, ये तो यहाँ से शुरुआत है। फिर विधानसभा को तो 2024 में है, और अभी तो अक्टूबर सितंबर में चुनाव होने की जो अभी संभावना दिख रही है। मुद्दे पर आऊँगा क्योंकि आपने बाला साहब प्रकाश अंबेडकर इनके साथ भी बहुत काम किया है, उनके साथ आप काम भी करते रहे। लेकिन एक बात कही जाती है उनके बारे में कि वो बीजेपी की बी टीम है। वो जब भी चुनाव में आते हैं या लाइमलाइट में आते हैं तो इसलिए आते हैं कि वो बीजेपी को फ़ायदे में जाए। तो आपको भी ऐसा लगता है क्योंकि आप उनके साथ काम कर चुके हैं कि क्या वो सही में बीजेपी की बी टीम है? नहीं, गलत बात है। उनके पहले बहुजन समाज पार्टी को भी बोलते थे कि ये बीजेपी की बी टीम है करके। तो मतलब हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वंचित बहुजन आघाड़ी हो, चाहे रिपब्लिकन सेना हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी के अन्य गठ हो, हम लोगों ने क्या कांग्रेस एनसीपी को फुकड़ में हमारा वोटिंग कर देना चाहिए? हमारे भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारे पास में भी कुछ निवडणूक चुनाव आयोग के हिसाब से हमारे पास में भी रजिस्ट्रेशन है, और जनता के पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे भी प्रतिनिधि उसमें जाने चाहिए हमारे हक के। तो हमने चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए क्या? अगर हमने चुनाव लड़ा, वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वंचित बहुजन आघाड़ी हो, चाहे रिपब्लिकन सेना हो, चाहे अन्य दलित संगठन की जो पार्टी है, हमने चुनाव लड़ा और हमने वोट हमें जो मिला तो हमने कांग्रेस के वोट काटे, मतलब हम क्या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई क्या? हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं क्या? कांग्रेस एनसीपी को तो हम लोगों ने पहली बार बोला है कि हम लोग तुम्हारे साथ लड़ना चाहते, हमारे क्षमता के अनुसार आप हमें नगर निगम से लेके नगर पालिका से लेके जेडपी तक हमें हमारा प्रतिनिधित्व दे दीजिए। हम हमारा समाज के वोट आपको गिरेंगे, आपके समाज के हमें गिराओ, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखते। अगर हम लोग अगर जनता को अगर ये कांग्रेस एनसीपी गुमराह कर रही है कि भाई ये बी टीम है, तो हम लोग कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं, ना हमारे बाप दादा को उन्होंने पाला है, ना हमें पाल रहे, ना हमारे आने वाले बच्चों को पालने वाले। हमारा जीवन हमको ही व्यतीत करना है, हमारा जीवन हमें जीना है। और हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पॉलिटिकली पावर के माध्यम से, वोट के माध्यम से हमें जो अधिकार दिया है, वो अधिकार का हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। और अगर समय आया है, अगर कांग्रेस एनसीपी जो आज घमंड की बात कर रही है, किसी को लेना नहीं चाहती, किसी को दूर रखना चाहती है, और अभी जानबूझकर अभी वो उद्धव ठाकरे जी का जो बलि लिया गया अभी एनसीपी के द्वारा, ऐसा बोलते हैं लोग, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, जो भी मीडिया में खबरें हैं, तो तुम लोग मतलब किसी का अस्तित्व खत्म करने के लिए तुम्हारे पार्टियों का जन्म नहीं हुआ, और हम लोगों ने क्यों उनको वोट करना चाहिए? जब अगर बारी आई तो फिर हम लोग ताकत के साथ भी वही जैसे बीजेपी का विरोध कर रहे हैं चुनाव में, उसी प्रकार पूरे ताकत के साथ में एनसीपी कांग्रेस का भी हम लोग विरोध करेंगे, ताकि वो शेड्यूल कास्ट की कोई भी पार्टी हो। फिर मैं तो जनता को ये कहना चाहूँगा कि भाई बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया, हमें कोई ठाकरे परिवार ने दिया नहीं, ना हमें कोई पवार परिवार ने दिया नहीं, ना हमें कोई गांधी परिवार ने वोट का अधिकार दिया, हमें तो वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया है। हमारे मुक्तिदाता थे, हमारे भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार थे, हमारे जो भी है हमारे लिए, जो बाबा साहब आम्बेडकर जी थे, उन्होंने जो अधिकार दिया वो अधिकार पे हमारा अधिकार बनता है, जो उन्होंने वोट का अधिकार दिया उसके माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने के बाद में अगर वो नहीं लेती है कांग्रेस एनसीपी, तो भी हम रिपब्लिकन सेना के माध्यम से जो फिर दलित कम्युनिटी की जो भी पार्टी है शेड्यूल कास्ट की, उनको एक करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पैनल लड़ेंगे। आखिरी सवाल इस चर्चा का कि जैसे कि मैंने कहा कि चुनाव आंकड़ों का गेम होता है, आंकड़े जिसके पास ज़्यादा, तो अकेली रिपब्लिकन पार्टी या अकेली बहुजन समाज पार्टी या अकेली वंचित बहुजन आघाड़ी या अकेली भारत बहुजन महासंघ, क्या ये सब पार्टियां अकेले संख्या जुटा सकती है? अगर नहीं जुटा सकती तो रिपब्लिकन सेना इनिशिएटिव लेकर सामने आकर क्या इन पार्टियों को एक करने की कोशिश कर रही है? अगर करना चाहती है तो एजेंडा क्या होगा? देखिए ऐसा है, पहली बात तो हम लोग जो विदर्भ में रहते हैं, विदर्भ में मेरे ख्याल से कई एरिया में तो कई विधानसभा में, असेंबली में 21% से लेके तो हमारे 26% बुद्धिस्ट वोट है। और इसका उदाहरण हम लोग उत्तर प्रदेश से लेते हैं ना, कि वहाँ जाटव 23%, 21% से 23% जाटव एक हुआ,
तो वहाँ का वो राजभर समाज जुड़ गया, तेली समाज जुड़ गया, कुनबी जुड़ गया, अन्य जाति के वहाँ का मुस्लिम जुड़ गया। उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी वो हो सकता है। अगर ये कांग्रेस एनसीपी नहीं समझती आज के तारीख में, तो जायज़ है कि हम लोगों को तो एक होना पड़ेगा। और आनंदराज आंबेडकर साहब अभी बहुत सारे रिपब्लिकन के जितने भी गठ है, मेरे ख्याल से विदर्भ से ज़्यादा तो मुंबई में है, बहुत से लोगों के साथ चर्चा होती रहती है और हुई है। और हम लोगों ने मुंबई में तो और पश्चिम महाराष्ट्र में तो हम लोगों ने वो तैयारी भी कर ली कि अगर कांग्रेस एनसीपी हमें साथ में नहीं लेती तो हम लोग चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। कांग्रेस एनसीपी को हम लोग फुकड़ में हमारे वोट नहीं देंगे। ताकि अभी देख लीजिए ना, अभी नागपुर का अंबाझरी का जो बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक जो भवन था, ऐतिहासिक था, वह भारतीय बौद्ध महासभा का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पुत्र यशवंतराव आम्बेडकर जी ने किया था। वो तोड़ा गया। वो तोड़ते समय नागपुर के पालक मंत्री और शेड्यूल कास्ट से जो नेतृत्व करते शेड्यूल कास्ट का कांग्रेस में नितिन राउत थे, पालक मंत्री थे, हेवीवेट मिनिस्टर थे। क्या किया उन्होंने? बचाया उसको। और आज जो अभी ये कांग्रेस के लोग जो ये भी नाटक कर रहे हैं, वो सांस्कृतिक भवन को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, वो गलत तरीके की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अरे पहली बात, तुम्हारे सरकार में वो तोड़ा गया और तुम लोग अभी उनके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ में मोर्चा कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? तुम लोगों को क्या चूतिया बना रहे, कि मूर्ख बना रहे हो? ये लोग, यहाँ की जनता समझदार है साहब। देखिए 30 साल से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक पेंटिंग पड़ा है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के ज़माने में ही हुआ था। अभी भारतीय जनता पार्टी 5 साल से है ये, लेकिन पहले तो वही थी ना। 30 साल से वो प्रलंबित मामला है। कब किया उन्होंने? उसको तो कब का कर देना है। बल्कि सुरेश भट्ट सभागृह कई दिनों के बाद में आता और किसी ने डिमांड भी नहीं की, और उसकी कोई डिमांड भी नहीं थी। कई दिनों के बाद में आता, और सबसे पहले होता है वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम भी हो रहे। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्म शताब्दी की जो जगह थी पटवर्धन ग्राउंड की, वह भंगार बस से बड़ी है। वहाँ हमारा पंचशील झंडा लगा है, कोई कार्यकर्ताओं ने लगा, वो पंचशील झंडे का अपमान हो रहा है वहाँ पे। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन जो था अंबाझरी का, वो भी कांग्रेस प्रणीत महाविकास आघाड़ी सरकार में गिराया गया। और ये नितिन राउत जैसा इंसान कुछ बोलता नहीं है। तो मतलब हमारा कहने का अर्थ है कि कांग्रेस में जो उनके जो पिट्टू लोग हैं, कांग्रेस में जो जिन्होंने अपने उनके बाप दादाओं ने जो गुलामगिरी किया है हमारे समाज के, जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को हराने के लिए कोई लोनारे फैमिली हो, कोई बोरकर फैमिली हो, कोई तिरपुड़े फैमिली हो, कोई पटेल फैमिली हो, कोई वासनिक फैमिली हो, जो भी है, जिन्होंने उस समय डॉक्टर बाबा साहब को आम्बेडकर जी को हराने का काम किया, उसका बेनिफिट अभी वो ले रहे हैं। उनका पेंशन अभी वो खा रहे हैं। उनके जो पूर्व वंशज जो है वो तो गद्दार है ना। हमें वो गद्दारी नहीं करना है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की वजह से हमें अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, हमें फ्लाइट में सफ़र करने के लिए मिल रहा है, करोड़ों के ट्रेन में हमको सफ़र करने का मिल रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी जगह पे हम बोल रहे हैं। जो हमारे मुंह पे कभी ताला हुआ करता था वो ताला खुल गया। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारधारा भी हमें आगे बढ़ाना है। सत्ता में तो क्या, देखो साहब, मौत तो टिकट तो सबकी कन्फर्म है, सबको ऊपर जाना है, लेकिन कुछ तो अच्छा मुँह लेके जाना चाहिए। और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो देके जाना है कि नहीं भाई वो अमुक अमुक आदमी था, वो उसने ऐसा काम किया, वैसा काम किया। गद्दारी का ठप्पा हमारे सर पर लगाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, गद्दारी का टप्पा जो है, गद्दारी वाला शब्द जो है, हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहिए। ये थे रिपब्लिकन सेना के सागर डबरासी जी, जो निरंतर राजकीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे और बहुजन समाज की बात राजकीय पटल पर रखते रहेंगे। सागर जी, आपने बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।